चैप्टर शुरू होता है 3 साल के टाइम स्किप के बाद। अब आगे एक फोरहेड प्रोटेक्टर किसी शिनोबी के लिए बहुत सी चीजें सिंबलाइज करता है, जैसे कि वो कौन सी विलेज से है। हर विलेज का अपना खुद का फोरहेड प्रोटेक्टर का डिजाइन होता है, जो कि दूसरी विलेज से बिल्कुल अलग होता है। एक बार कोई शिनोबी इसे पहन ले तो ये दिखाता है कि वो किसके लिए लॉयल है। नारुतो को भी एकेडमी एग्जाम पास करने के लिए ये मिल चुका था। उसका पास होना हर किसी के लिए सरप्राइज था। इरुका को भी झटका लगा था जब उसे पता चला कि नारुतो पास हो गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि वो पास हो जाएगा। आखिर वो क्लास में डेड लास्ट था, तो सबको यही उम्मीद थी कि कोई फेल होगा तो वो डेड लास्ट ही फेल होगा। अब नारुतो ने भी एग्जाम सिर्फ पास होने लायक ही किया था, इसीलिए वो अभी भी डेड लास्ट ही था। नारुतो ने इस बार फाइनली पास होने लायक इसलिए किया क्योंकि नारुतो अकेला फेल नहीं होना चाहता था। उसने पहले ही एकेडमी में बहुत समय बर्बाद कर दिया था। नारुतो को उसका फोरहेड प्रोटेक्टर मिले हुए 1 दिन हो चुका था। थर्ड होकागे को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि नारुतो सक्सेसफुली एक गेनिन बन चुका है। नारुतो ने भी बुड्ढे की आंखों में देखा था और उसके चेहरे में भी एक बहुत प्राउड स्माइल थी। आज अगर कोई भी बुड्ढे को देखता तो वो बता देता कि बुड्ढा सच में आज बहुत खुश है, जितना नारुतो ने उसे कभी नहीं देखा था। आज ही नारुतो ट्रेनिंग से वापस आया था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि कोनोहा में जाकर के अपनी क्लोन की जगह ले ले, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। उसे वैसे भी एकेडमी पूरी होने तक ही रखना था। अब 6 दिन बाद सभी नए नवेले निंजास को उनके सेंसेस मिलेंगे। टीम्स तो सबको पहले ही असाइन हो चुकी हैं। नारुतो को टीम 7 में प्लेस किया गया था सास्के और साकुरा के साथ। इरुका ने बोला था कि नारुतो को टीम बैलेंस करने के लिए डाला गया है क्योंकि सास्के और साकुरा दोनों ही टॉप स्टूडेंट्स थे और नारुतो था अपना डेड लास्ट चॉइस से, पर था तो डेड लास्ट, तो नारुतो ही इनके लिए ऑब्वियस टीममेट बनता है। लेकिन किसी को भी अभी तक ये नहीं पता था कि उनका सेंसे बनेगा कौन। वो सब एक हफ्ते बाद ही पता चलने वाला था। अब नारुतो अपना फोरहेड प्रोटेक्टर पहन लेता है। वो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और उसकी तरफ स्माइल करता है। फोरहेड प्रोटेक्टर पहन के उसे बहुत अच्छा लगा। इसे पहनने का मतलब है कि अब उसके पास करने को बहुत कुछ होगा। अब वो ट्रेनिंग के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि हाई रैंकिंग मिशन। फिलहाल नारुतो अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा था। मादरा ने नारुतो से बोला था कि एक बार तुझे तेरा फोरहेड प्रोटेक्टर मिल जाए और तू अपने क्लोन को डिस्पेल कर ले तो मुझसे मिलने आना। नारुतो बाथरूम के मिरर के सामने अपना हाथ रखता है तो वहाँ पे एक सील अपीयर हो जाती है। नारुतो अपने थंब को बाइट करता है जिससे थोड़ा बहुत ब्लड ड्रॉ हो जाए, जिसका वो यूज करता है सीलिंग रिचुअल को पूरा करने के लिए, और अपना नारुतो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उधर मादरा ने अपनी गुनबाई हाथ में पकड़ी हुई होती है। उसकी तरफ देख करके मादरा अपने प्राइम के सालों को याद करता है, जिन्हें देख करके मादरा को यह एहसास होता है कि काश वो भी अभी जवान होता। मादरा अपनी गुनबाई नारुतो को देना चाहता था। ये उसका गिफ्ट होता नारुतो को शिनोबी बनने के लिए। नारुतो की फ्यूचर बैटल्स में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। मादरा ने भी इसे फाइट में बहुत यूज किया है, इसीलिए उसे इसकी असली वैल्यू का पता है। मादरा ये भी चाहता था कि नारुतो उसकी तरह लगे थोड़ा बहुत, और गुनबाई यूज करता हुआ नारुतो बिल्कुल मादरा की तरह लगने वाला था। मादरा ने नारुतो को काफी हद तक अपनी आइडियोलॉजीज पे तो भरोसा करवा ही दिया था। अब सभी नहीं, लेकिन मादरा की तरह ही नारुतो सोचने लगा था थोड़ा बहुत। अब नारुतो खुद भी वहाँ पे आ जाता है और वो भी मादरा की गुनबाई को देखने लगता है। तो मादरा उससे बोलता है रख ले, ये तेरे लिए ही है गिफ्ट। नारुतो मादरा को थैंक यू बोल करके वो गुनबाई ले लेता है। अब मादरा नारुतो से बोलता है कि नारुतो तूने मुझे बहुत प्राउड फील कराया है। अगर तू ऐसा ही ट्रेन करता रहा तो तू बहुत जल्द मुझे और हाशिरामा दोनों को सरपास कर लेगा। मादरा आगे बोलता है कि मेरी बातों को कभी भूलना मत। अब नारुतो पूछता है कि बुढ़ा ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। मादरा बोलता है कि ऑल इज वेल। अब नारुतो पूछता है कि ये मंदबुद्धि एक्ट कब तक कायम रखना पड़ेगा मुझे। मादरा बोलता है सब्र रख बेटे। अब नारुतो भी बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ क्योंकि इस बार मैंने कोई क्लोन पीछे नहीं छोड़ा हुआ है और कुछ दिनों में मुझे अपनी टीम से भी मिलना है। मादरा बोलता है जा फिर, और नारुतो चला जाता है। नारुतो गुनबाई वहीं छोड़ देता है क्योंकि अभी उसका कोई यूज नहीं था, और गुनबाई लेके कोनोहा में घूमेगा तो उसके लिए बहुत सारे सवाल हो जाएंगे जिनका जवाब नारुतो अभी नहीं देना चाहता था। अब नारुतो के अपार्टमेंट में रात का सीन आता है। काले कपड़े पहना हुआ एक आदमी नारुतो के रूम में चुपके से घुस जाता है। वो धीरे धीरे नारुतो की तरफ बढ़ने लगता है जो कि सो रहा था। नारुतो को इस काले कपड़े वाले चोर की कोई खबर नहीं थी। वो धीरे से नारुतो की तरफ बढ़ता है। अब उसने एक हाथ से नारुतो की आंखें ढकी और दूसरे हाथ से नारुतो का गला दबाने लगा। नारुतो बहुत कोशिश करता है उसके चंगुल से छूटने की, लेकिन वो इंट्रूडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अपने नारुतो का भी कोई भी मूड नहीं था दुनिया छोड़ करके जाने का। उसके ग्रैंडफादर ने भी कहा था कि ऐसे फूलिश लोगों को अपने साथ कुछ भी मत करने देना। तो नारुतो अपना हाथ ले जाता है अपने तकिए के नीचे जहाँ पे उसे कुनाई महसूस होती है। तो नारुतो उसे टाइटली पकड़ लेता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस इंट्रूडर पे कुनाई से अटैक कर देता है। नारुतो की आंखें ढकी हुई थी इसलिए उसे दिखता तो कुछ भी नहीं है, पर वो फील करता है कि उसकी कुनाई इंट्रूडर को लग गई है। अब वो इंट्रूडर कमजोर पड़ जाता है और नारुतो उसके चंगुल से आजाद हो जाता है। लेकिन जरा सोचो उसको अटैक किसने किया होगा? उसी के ग्रैंडफादर मादरा ने। नारुतो बोलता है ग्रैंडफादर आप? नारुतो को तो समझ में ही नहीं आता कि ये उसने कर क्या दिया है। नारुतो मादरा की तरफ बढ़ने लगता है जो कि हल्की हल्की स्माइल कर रहा था, और फिर उसकी फाइल निपट जाती है। नारुतो उसे थोड़ा बहुत हिलाता है लेकिन मादरा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और नारुतो को गिल्ट टेक ओवर कर लेती है। उसकी आंखों से नदियां बहने लगती हैं। नारुतो को खुद तो ऐसा फील होता है कि वो एक मीटियोर के नीचे दबता जा रहा है। उसका शरिंगान खुद ही एक्टिवेट हो
जाता है और उसके शरिंगान के टोमोइज बहुत जोर से घूमने लगते हैं और वो सारे टोमोइज आपस में मर्ज हो जाते हैं और उसके शरिंगान का पैटर्न बदलने लगता है और उसका शरिंगान एक मांगेक्यो शरिंगान में बदल जाता है। नरूटो के सर में भी बहुत तेज दर्द होने लगा था। अब नरूटो वहीं पे पास आउट हो जाता है। स्टोरी में आगे जाने से पहले अगर तुमने वीडियो को हाइप नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही आज मादरा रात को तुम्हारे घर में भी आएगा। तो वीडियो को हाइप भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जैसे ही नरूटो नीचे गिरता है वहाँ पे ज़ेत्सु आ जाता है, जिसमें से व्हाइट ज़ेत्सु और ब्लैक ज़ेत्सु दोनों अलग हो जाते हैं। ब्लैक ज़ेत्सु बोलता है कि तू यहाँ पे सफाई कर दे, मैं नरूटो को हाइड आउट में लेके जाता हूँ। ब्लैक ज़ेत्सु मादरा की बॉडी और नरूटो को लेकर के हाइड आउट में आ जाता है। अब नरूटो की भी आंखें खुलती है अपने हाइड आउट में ही। ज़ेत्सु उसके सामने ही बैठा हुआ था, जिसे नरूटो सारी बातें समझाने लगता है। ज़ेत्सु बोलता है पता है मादरा तेरे ही हाथों मरना चाहता था, ये उसी का प्लान था ताकि तू अपना मांगेक्यो शरिंगान एक्टिवेट कर सके। अब या तो तू इस बात को एक्सेप्ट कर ले या तो तू जिंदगी भर गिल्ट में ही रहना। अगले दिन नरूटो और ज़ेत्सु मादरा को दफना देते हैं। उसके बाद नरूटो ज़ेत्सु से बोलता है कि मैं कोनोहा वापस जाऊंगा। थर्ड होकागे मुझे अपनी क्रिस्टल बॉल से नहीं देख पा रहा होगा। 3 दिन में मुझे अपनी टीम से भी मिलना है और मेरे थोड़े बहुत सीक्रेट्स भी रिवील होंगे। अब ज़ेत्सु पूछता है कि तू कौन कौन से सीक्रेट्स आखिर रिवील करने वाला है। अब नरूटो बोलता है कि जो गेंजुत्सु मादरा ने मेरे ऊपर कास्ट किया था मेरी अपीयरेंस को बदलने के लिए, एक तो मैं उसे हटा दूंगा लेकिन अपने शरिंगान को और अपनी फुल पावर को हमेशा हिडन ही रखूंगा। वुड स्टाइल को भी काफी हद तक मैं हिडन ही रखूंगा बहुत दिनों तक। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरी क्लास में सन्नाटा था और सबका ध्यान सिर्फ नरूटो पे ही था। नरूटो ने अपना ऑरेंज किलमी जंपसूट नहीं पहना हुआ था बल्कि स्टैंडर्ड ब्लैक शिनोबी अटायर में था वो, और उसके ब्लॉन्ड बाल भी अब शोल्डर लेंथ तक लंबे हो चुके थे और उसकी आईज उसके बालों से ढकी हुई थी। नरूटो काफी हद तक मादरा जैसा दिखना चाहता था और वो दिख भी रहा था। थोड़ी देर बाद क्लास का दरवाजा खुलता है और बहुत से जोनिन सन्से वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग भी सब नरूटो को सस्पिशन से देखते हैं और थोड़ी देर बाद सिर्फ टीम 7 ही क्लास में अकेली रह जाती है। नरूटो को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसका टाइम वेस्ट करे। अब थोड़ी देर बाद तो सास्के भी नरूटो को तिरछी नजर से देखने लगता है लेकिन नरूटो उसे इग्नोर कर देता है और सास्के खुद भी काफी ज्यादा प्राइडफुल था इसलिए वो कुछ पूछता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ककाशी भी वहाँ पर आ जाता है अपनी बुक पढ़ता हुआ। नरूटो सोचता है कि चलो कोई कमजोर सेंसे तो नहीं मिला उसे कम से कम। ककाशी नरूटो को देखता है और सोचता है कि इसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, कौन सी क्रीम लगाई इसने। अब ककाशी बोलता है छत पे मिलो और खुद गायब हो जाता है। उसी की तरह नरूटो भी गायब हो जाता है। सास्के उस जगह पर बहुत गुस्से से देख रहा होता है जहाँ नरूटो थोड़ी देर पहले खड़ा था और जहाँ से वो गायब हो गया, पर वो क्या ही कर सकता था। सास्के चलने लगता है और उसके पीछे पीछे उसका दिमाग खाते हुए साकुरा भी आने लगती है। छत में ककाशी बड़ी क्यूरियोसिटी से नरूटो को देख रहा था। वहाँ से वो बाकियों को भी देखता है। साकुरा इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो लेट करके हांफने लगती है। सास्के अपना थोड़ा बहुत ठीक था। ककाशी ने साकुरा को देखा और उसके मन में एक ही शब्द आया, वीक। सास्के नरूटो के बगल में आके बैठ जाता है लेकिन नरूटो उस पर ध्यान नहीं देता और उसे फिर से इग्नोर कर देता है, जिससे सास्के थोड़ा थोड़ा करके और भी ज्यादा चिढ़ने लगता है। अब ककाशी बोलता है सब खुद को इंट्रोड्यूस कराओ, सब कैनन जैसा ही होता है। लेकिन जब नरूटो की बारी आती है और ककाशी उससे पूछता है खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नरूटो बोलता है नरूटो उजुमाकी। हाँ बस इतना ही बताता है वो। थर्ड होकागे जो कि क्रिस्टल बॉल से सब कुछ देख रहा होता है वो तक अपनी कुर्सी से गिर जाता है कि भाई ये कौन सा इंट्रोडक्शन दिया है इसने। ककाशी नरूटो को काफी देर तक देखता रहता है। नरूटो को देख करके ऐसा लग रहा था कि उसने बिल्कुल माइट गाय जैसी ट्रेनिंग की है और अब पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है उसकी। तो कुछ तो है जो नरूटो छुपा रहा है। अब वो सबको फाइनल टेस्ट के लिए बुलाता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ककाशी जाता है थर्ड होकागे के ऑफिस में। ककाशी थर्ड होकागे से बोलता है कि तुमने तो सब कुछ देख ही लिया है। हिरुzen बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि नरूटो और क्या क्या छुपा रहा है हमसे। वो ककाशी से बोलता है कि तू कुछ मत करना, बस कल टेस्ट के बाद नरूटो को मेरे पास ले आना और टेस्ट में नरूटो को इतना पुश करना कि नरूटो को अपनी पावर्स को रिवील करना पड़े। हिरुzen का इधर एक ही डर था, कहीं नरूटो विलेज के लिए खतरा ना बन जाए। अब हम आ जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड्स में, जहाँ सबसे पहले नरूटो आ जाता है। साकुरा की किटकिट से बचने के लिए वो पेड़ में बैठा हुआ था। वो अपना चक्रा सप्रेस करके बैठा था तो सास्के और साकुरा उसे सेंस नहीं कर पा रहे थे। तभी नरूटो के बगल में ज़ेत्सु आ जाता है। नरूटो समझ जाता है कि ज़ेत्सु बोर हो रहा था क्योंकि मादरा तो रहा नहीं है, अब तो ज़ेत्सु अकेला बोर ही होगा। ज़ेत्सु बोलता है कि तू आज अपने कौन से स्किल रिवील करेगा, तो नरूटो सिर्फ थाईजुत्सु यूज करने वाला था। अब ज़ेत्सु फिर गायब हो जाता है। अब ककाशी अभी तक नहीं आया था तो नरूटो अपने घर चला जाता है और टीम 7 के बाकी के मेंबर से बोलते हैं जब ककाशी आएगा तो उसे बता देना मैं अपने घर पे हूँ। अब ककाशी आ जाता है। वो नरूटो के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि नरूटो तो घर चले गया है। अब वो पहुंच जाता है नरूटो के घर जो कि अपना सामान वगैरह पैक कर रहा था। तो वहां से ककाशी को पता चलता है कि नरूटो अपना घर शिफ्ट कर रहा है शिनोबी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसके हिसाब से ये अपार्टमेंट इंसानों के रहने लायक नहीं है। अब वो दोनों भी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में पहुंच जाते हैं। अब ककाशी नरूटो से बोलता है कि ये गायब होने वाला काम दोबारा मत करना। नरूटो सारा बिल उसी पे फाड़ देता है और बोलता है कि लोगों के टाइम को रिस्पेक्ट करना सीख ले, तो ऐसा मुझे दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। अब ककाशी टीम 7 को बेल टेस्ट के बारे में सब कुछ समझा देता है और टेस्ट को स्टार्ट कर देता है। अब वो सबसे पहले जाता है साकुरा के पास और वो ये डिसाइड करता है कि तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर तो यही है, इसी को टेस्ट
टेस्ट करते हैं, इसीलिए वो साकुरा के ऊपर एक सबसे बेकार सा डी रैंक गेंजुत्सु कास्ट करता है। उधर साकुरा का सर धीरे धीरे करके घूमने लगता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी उसे सास्के की आवाज आती है। जब वो उसकी तरफ जाती है तो सास्के को कई जगह कुनाएं लगी हुई थी और वो रेंगता हुआ साकुरा के पास आ रहा था और साकुरा से उसकी मदद करने को बोल रहा था। साकुरा जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अब नारुतो अपना ककाशी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सास्के ककाशी से ज्यादा पास था, इसीलिए वो ककाशी के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और बहुत एरोगेंटली कहता है कि ये बेल्स में लेने वाला हूँ। और थोड़ी देर बाद सास्के गड्ढे के अंदर होता है, जिसमें से उसका बस सर ही बाहर निकला हुआ होता है। साकुरा बहुत कोशिश करती है सास्के को वहाँ से निकालने की और नारुतो से भी बोलती है कि सास्के को बाहर निकालने में मेरी मदद कर, लेकिन नारुतो उसे इग्नोर करता हुआ ककाशी की तरफ बढ़ने लगता है। अब नारुतो अपना थाईजुत्सु स्टैंस लेता है, जो कि उचिहा क्लैन का इंटरसेप्टर फिस्ट था, जिसमें ककाशी भी एक आईब्रो रेस करता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पे। अब नारुतो ककाशी पे अटैक कर देता है शेल वी डांस बोलते हुए। नारुतो डिसअपियर हो जाता है और ककाशी के सामने आ जाता है और उसकी स्पीड देख करके ककाशी हैरान रह जाता है। ककाशी उसका पंच ब्लॉक करता है और सोचता है कि ये तो गाय वाला पंच था, बस थोड़ा बहुत ही कम पावरफुल था। सास्के तो गुस्से से भर गया था, उसने रियलाइज किया कि नारुतो उससे कहीं ज्यादा गुना पावरफुल है। अब देखो नारुतो और ककाशी दोनों ही होल्ड बैक कर रहे थे और फिलहाल तो दोनों ही एक दूसरे की पावर और स्पीड दोनों को मैच कर रहे थे। सास्के और साकुरा दोनों उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तभी नारुतो एक पंच ककाशी को दे मारता है। ककाशी थोड़ा बहुत दूर जाकर के रुकता है, वो कहता है कि तू तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी अलार्म बज जाता है और ककाशी बोलता है कि टाइम्स अप, तुम लोग हार गए। लेकिन नारुतो अपनी जेब में हाथ डालता है और 2 बैल उससे बाहर निकालता है। अब ककाशी पूछता है कि इन बेल्स को तूने कब निकाला, तो नारुतो बोलता है दैट्स फॉर यू टू फाइंड आउट। अब ककाशी पूछता है कि तू इन बेल्स का क्या करने वाला है, तो नारुतो एक बेल दे देता है साकुरा को और दूसरी बेल दे देता है सास्के को। ककाशी बोलता है यू पास। अब वो बोलता है नारुतो तू यहीं रुको और बाकी लोग घर जाओ अपने। नारुतो बोलता है हिरुzen के ऑफिस में जाना है। ककाशी बोलता है हाँ। वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और थर्ड होकागे के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। हिरुzen बहुत देर तक नारुतो को देखता है, फिर पूछता है क्या हुआ। नारुतो बोलता है सवाल मेरे समझ में नहीं आया। हिरुzen बोलता है तू पिछले हफ्ते तक तो ऐसा नहीं था। नारुतो बोलता है क्या मेरे फिजिकल अपीयरेंस में चेंज और मेरी पर्सनैलिटी में चेंज की बात तो नहीं कर रहे हो तुम लोग कहीं? अगर ऐसा है तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। हिरुzen पूछता है क्यों भाई? नारुतो बोलता है कि क्योंकि होकागे सामा मैं यह रिवील नहीं करना चाहता। हिरुzen नारुतो से कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि तू मेरे से राज रखे। तो नारुतो बोलता है लुक हु इज स्पीकिंग, तूने मेरे से क्या क्या चीजें छुपा करके रखी हुई हैं, घबरा मत, मुझे सब पता है। अब हिरुzen भी गिल्ट में चला जाता है। सबसे ज्यादा दुख तो हिरुzen को इस बात का था कि नारुतो मिनाटो से नफरत करता है। ककाशी थोड़ा सा भड़क जाता है जब वो ये सुनता है कि नारुतो मिनाटो से ही नफरत करता है और वो मिनाटो के एक्शंस को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नारुतो उसे भी थोड़े बहुत उल्टे जवाब दे करके चुप करा देता है। अब नारुतो उधर से चला जाता है। सब उसके हिसाब से ही गया था, उसने अपना कोई भी राज रिवील नहीं किया और हिरुzen को खरी खोटी भी सुना करके आ गया। उधर हिरुzen भी ककाशी को बोल देता है कि नारुतो पे नजर रखना। ये सब बात करते हुए उन दोनों को कोई सुन रहा था, जिसे वो दोनों नोटिस नहीं कर पाते। अब नारुतो अपना सामान नए घर में शिफ्ट कर लेता है। तभी युगा उसका दरवाजा नॉक करती है। उसने ओनबू में रहते हुए नारुतो को काफी बार बचाया था, तो नारुतो और वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो बोलती है कि तू और मैं तो अब से पड़ोसी हो गए, चल बढ़िया है। अब नारुतो अपने रूम पे आ जाता है जहाँ जेत्सु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि ककाशी तुझ पे स्पाई करने वाला है। नारुतो बस उसे श्रग ऑफ कर देता है। वो कहता है कि करने दो उनको जो भी करना है, वैसे भी उन्हें कुछ नहीं पता चलने वाला। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक करके हाइप कर दो और अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा।